Good morning, student. In previous classes, we have discussed about the spread of the disease, how the disease are spread to the human being or the organism, and the second is organ-specific and tissue-specific manifestation. How these diseases are controlling on different organ or the tissue of the body. ये हमने already discuss किया है. अब जो तीसरी चीज आती है वो आती है principle of treatment. If these disease occurs in an organism, how they can be treated? How they can be treated in such a manner that we can make relief from them. जो डिसीज है उसको हम खत्म कर सकें, उससे हम बच सकें, उसके लिए हमने क्या स्टार्ट किया? ट्रीटमेंट, जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट. जहां तक रही बात किसी भी डिसीज की, जब भी कोई बीमारी हो तो सबसे पहले हमको दो चीजों को कंसर्न करना पड़ता है, दो चीजों के ऊपर ध्यान देना होता है. पहला, इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एनी डिसीज, तो हमारा सबसे पहला जो फोकस होगा ये होगा रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिसीज. जो डिसीज का इफेक्ट है या जो भी उसके इंपैक्ट इन्फ्लेमेशन हमारे बॉडी में शो हो रहे हैं, उनको क्या करना? रिड्यूस करना, पहला काम. और दूसरा काम होता है क्या? टू किल the microorganism causing disease. तो सबसे पहला फॉरमोस्ट, जब भी कोई किसी भी पर्सन को कोई भी डिसीज हो जाए तो सबसे पहला और फॉरमोस्ट काम होगा कि जो भी इन्फ्लेमेशन हमको विजुलाइज हो रहे हैं, जो भी सिम्टम्स हमको विजुलाइज हो रहे हैं, उनको सबसे पहले कम करना. जब वो कम होंगे और उसके बाद जो, हालांकि इसका इम्पैक्ट वैसा नहीं आएगा, जैसे बीमारी खत्म नहीं होगी, लेकिन जो इन्फ्लेमेशन है उसको स्लो डाउन करना. एंड सेकेंड हमारा स्टेप होगा टू किल द माइक्रोऑर्गेनिज्म कॉजिंग डिसीज. जो भी माइक्रोऑर्गेनिज्म वो डिसीज कॉज कर रहा है उसको क्या करना? किल करना, उससे गेट रिड ऑफ होना, उससे छुटकारा पाना. ये हमारा दूसरा जो है क्या नाम से स्टेप. इज देयर डाउट? अब जहां तक भाई ट्रीटमेंट के लिए मैं बात करूं कि ट्रीटमेंट कैसे होगा, तो ट्रीटमेंट टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ सिम्टम्स. अब ये जो डिसीज पे हुआ, ये पहला वाला जो कॉन्सेप्ट है हमारा, टू रिड्यूस the symptoms of disease. अब डिसीज के क्या सिम्टम्स हो सकते हैं भाई? दर्द हो सकता है, पेन हो सकता है. तो उसकी कंडीशन में क्या है? आप क्या कीजिए? मेडिसिन लीजिए. ये मेडिसिन क्या करेंगे? यदि आपको फीवर है उससे बचाने की कोशिश करेंगे, यदि आपको पेन है उससे रिलीफ देने की कोशिश करेंगे, यदि फीवर के साथ साथ, पेन के साथ साथ और भी किसी तरीके का यदि इन्फेक्शन है, आपको लूज मोशन है सपोज कीजिए, तो उस कंडीशन में आपको ये प्रोटेक्ट करेगी. सो जिस भी तरीके का सिम्टम्स है आपको, उसको सबसे पहले आपको मिनिमाइज करना है. क्योंकि यदि सिम्टम्स पहले से ही बहुत ज्यादा मौजूद होंगे, ऐसे में आपकी बॉडी रिकवर नहीं कर पाएगी इस पर्टिकुलर डिसीज. तो सबसे पहला है मेडिसिन लेना. दूसरा मेन इंपॉर्टेंट है रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिसीज में टेक रेस्ट. अब आप कहेंगे सर रेस्ट करने से क्या होगा? जब आप रेस्ट करेंगे तो आपकी बॉडी की जो एनर्जी है वो क्या होगी? कंजर्व होगी. बॉडी एनर्जी. और जब ये बॉडी की एनर्जी कंजर्व होगी तो ये काम करेगी किसमें? टू फाइट माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो जो आपके शरीर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर कर गए हैं, फॉरेन पार्टिकल्स, उनसे लड़ने में ये काम करेगी. तो रेस्ट करना भी एक है तो इनिशियल तरीका होता है किसी भी डिसीज के ट्रीटमेंट के तौर पर. तो यदि आपको कोई डिसीज होती है तो उसके दो तरीके होते हैं उससे अपने आप को बचाने का. पहला तो ये है कि आप क्या करें? रिड्यूस करें उस डिसीज के इफेक्ट को. दूसरा तरीका यह है कि आप ऐसी मेडिसिन लें, ऐसी दवाइयां लें. दूसरा होना चाहिए कि जो भी माइक्रोऑर्गेनिज्म उस डिसीज का फैक्टर है, उस डिसीज को कॉज कर रहा है, उसको आप किल करें, उसको उससे गेट रीड ऑफ. जहां तक पहली की बात है कि रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिसीज के लिए, तो आप सिम्टम्स बेस्ड मेडिसिन लीजिए. ताकि फीवर है, पेन है, कई बार आपने देखा होगा घरों में माँ जो है तो क्या नाम से ठंडे पानी की पट्टियां रखती हैं सिरों पे, ताकि जो है तो आपका जो टेम्परेचर है वो कम हो सके. क्योंकि जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, सिर में बहुत ज्यादा टेम्परेचर रहेगा तो आपका ब्रेन भी सही तरीके से काम करना बंद कर देगा. या बॉडी में बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा तब भी कई बार होता है पूरे बॉडी में को वॉश किया जाता है, यूं कहिए ठंडे कपड़े से पोछा जाता है ताकि जो बॉडी का टेम्परेचर है वो क्या हो सके,
कम हो सके, क्योंकि बहुत ज्यादा बॉडी टेम्परेचर भी आपके शरीर के लिए क्या होगा, नुकसानदायक होगा। तो सबसे पहली जरूरत यह है कि हम मेडिसिन लें, ताकि जो सिम्टम्स दिख रहे हैं हमको उस डिसीज के, उसको कम किया जा सके, उसको कूल डाउन किया जा सके, और दूसरा हम रेस्ट करें ताकि हमारे पास एनर्जी कंजर्व रहे उस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को से लड़ने के लिए। अब हमने ये तो कर लिया कि हमने पहले वाले को काम कर लिया, हमने ये काम किया, तो एक तरीके से सिम्टम्स बेस्ड जो हमको तरीका अपनाना था वो हमने कर लिया। दर्द हो रहा है या ब्लड निकल रहा है तो उसकी जगह हमने पट्टी बांध दी, या जो है तो क्या नाम से तो सिर में कई बार हम लोग पट्टी बांध देते हैं, या हीट ज्यादा है तो हमने ठंडे पानी से थोड़ा सा अपने शरीर को पोंछ लिया, तो ये काम करिए। लेकिन ये करने से आप डिसीज से बच नहीं सकते। डिसीज से बचना है तो क्या करना पड़ेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डिसीज कॉजिंग फैक्टर, इसको आपको अलग करना पड़ेगा, इसको आपको हराना पड़ेगा। अब जहां तक डिसीज कॉजिंग फैक्टर की बात आती है, किससे हुआ ये डिसीज हुआ है, किससे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, हमको ये जानना पड़ेगा। अब बात आती है कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आइदर इट इज बैक्टीरिया, इट इज फंगस, वायरस, प्रोटोजोआ, कुछ भी हो सकता है, आरे मेरे पास। और हमने इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑलरेडी क्लासिफाई कर लिया है प्रीवियस क्लास में। आपने देखा होगा कि मीन्स ऑफ स्प्रेड और डिसीजेस के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने कहा कि अलग अलग बीमारी किस किस ऑर्गेनिज्म से हो रही है, किस किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो रही है, चाहे बैक्टीरिया से हो रही है, फंगी से, वायरस से, प्रोटोजोआ से, सो हमने उनको क्लासिफाई कर रखा हुआ है। तो अभी भी कोई बीमारी हमको होती है तो हम देखेंगे कि अच्छा ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये वायरल इन्फेक्शन है, ये प्रोटोजोअल इन्फेक्शन है, सो हमने ये क्लासिफाई कर लिया। अब बात आती है इस क्लासिफिकेशन का हमारे ट्रीटमेंट ऑफ में क्या यूटिलाइजेशन हो सकता है। अब ये जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं इनके बारे में हमने पिछली क्लास में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी कि ये सब के सब ऑर्गेनिज्म की अपनी एक स्पेसिफिक बायोकेमिकल पाथवे है फॉर इन्फेक्शन टू एनी ऑर्गेनिज्म, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म में, किसी भी स्ट्रक्चर में जो ये अपने डिसीज कॉजिंग फैक्टर शो करते हैं, वो शो करने के लिए इनके बॉडी में एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म है, बायोकेमिकल पाथवे, जिसके थ्रू ये काम करते हैं। और इसीलिए हमने क्या किया था, इन डिसीज को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया था कि ये बैक्टीरियल डिसीज है, ये वायरल डिसीजेज है। क्यों? क्योंकि जब हमने ये पा लिया कि मान लीजिए जितने भी बैक्टीरियल डिसीजेज हैं उन सब का एक सिमिलर टाइप का पैटर्न होता है, तो जब सिमिलर तरीके का पैटर्न है तो उनको एक ही तरीके की दवाई से ज्यादातर बैक्टीरियल इन्फेक्शन को क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। वायरस का एक अपना एक अलग तरीके का बायोलॉजिकल पाथवे है, तो जितने वायरस होंगे उन सबको तकरीबन एक ही मेडिसिन, भले सब वायरसेस में काम ना करे, लेकिन एक मेडिसिन एक से ज्यादा वायरल इन्फेक्शन में काम कर सकती है। यही हाल फंगस और प्रोटोजोआ के साथ। तो हमने ये पाया कि चूंकि हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अपना एक खुद का बायोलॉजिकल पाथवे है, बायोकेमिकल पाथवे है, जिसके थ्रू वो होस्ट सेल में क्या करता है, इफेक्ट करता है फॉर इन्फेक्शन टू एनी ऑर्गेनिज्म और होस्ट। तो जो भी होस्ट सेल होगा, यदि ह्यूमन बीइंग होस्ट सेल है तो उसके ऊपर ये क्या करेगा, अपना एक्शन शो करेगा। इज इट क्लियर? अब यदि ये होस्ट सेल ये चाहता है कि ये जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगी है, प्रोटोजोआ है, जो भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये इसके बॉडी के अंदर अफेक्ट ना करे, तो इस होस्ट सेल को क्या करना पड़ेगा, किल। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्रिएट होगा, बाय ब्रेकिंग their pathway or biochemical cycle। पाथवे या बायोकेमिकल साइकिल का मतलब यह है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में इंटर किया हुआ, हमारे बॉडी में डिसीज कॉज कर रहा है, यदि इसके पाथवे को, इसका जो तरीका है हमारे शरीर में फैलने का और बड़ा होने का और डिसीज कॉज करने का, यदि हमको वो पता है, यदि उसको रोक पाते हैं, उसको तोड़ पाते हैं,
तो ये होस्ट सेल अपने आप को क्या कर पाए, बचा पाए। यहां उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं किसको, बैक्टीरिया को और वायरस। बैक्टीरिया का भी कर सकते हैं, बट ज्यादा अक्सर इन्हीं के बारे में पूछा जाता है, इसी हम डिस्कस करें। देखिए जितने भी बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर एंट्री लेते हैं उनका सबका एक स्पेसिफिक पाथवे होता क्या है सर, कि जैसे ही कोई बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर एंट्री लेता है, एंट्री लेने के साथ ही थोड़ा सा जगह यहाँ कम, मैं इसको हटा देता हूँ फिर बताऊँ। अब यहाँ पे मैंने वहां जगह कम थी तो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होस्ट सेल है, ये बैक्टीरिया है, ये वायरस। होस्ट सेल में दोनों एंट्री ले रहे हैं, इन दोनों के इम्पैक्ट कैसे अलग अलग है वो दिखाना चाह रहा है। जब बैक्टीरिया हमारे शरीर में एंट्री लेता है या किसी भी ऑर्गेनिज्म में एंट्री लेता है, तो एंट्री लेते साथ ही इट नॉट यूटिलाइज होस्ट सेल पाथवे, यानी जिस भी होस्ट में जाता है उसके पाथवे को यूज नहीं करता, बल्कि इट प्रोड्यूसेस its own pathway and form cell wall around it to protect them। यानी कि बैक्टीरिया जो है वो क्या बनाते हैं, सेल वॉल बनाते हैं। जैसे बैक्टीरिया एंट्री लेगा तो बैक्टीरिया एंट्री लेते साथ ही अपने चारों तरफ क्या बना लेगा, सेल वॉल बना लेगा, और ये सेल वॉल के कारण अब कोई एंटीबॉडी इस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। अरे मेरी बात, लेकिन मजेदार बात यह है कि ह्यूमन की सेल जो होती है दे डू नॉट फॉर्म सेल वॉल। होस्ट सेल या आप ह्यूमन सेल कह लीजिए, डू नॉट फॉर्म सेल वॉल। क्योंकि हमारे शरीर की कोई भी सेल वॉल नहीं बनाती, क्योंकि एनिमल सेल में कोई सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता। सेल वॉल किसमें बनता है, प्लांट सेल में बनता है, या बैक्टीरिया या मोनेला वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म उनमें बनता है। क्योंकि हमारे शरीर में कहीं भी सेल वॉल नहीं बनता, इसलिए हम यदि चाहें तो अपने शरीर के अंदर सेल वॉल बनाने वाली किसी भी मैकेनिज्म को रोक सकते हैं, उससे हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। हरी मेरी बात सुन, सपोज कीजिए मैं एक नॉन वेजिटेरियन हूं, यदि मैं ये चाहूं और कोई मेरे घर में आके मैं यदि वेजिटेरियन हूं, कोई आके नॉन वेज वाला मेरे घर पे आ जाए, ऐसी कंडीशन में बड़े आसानी से मैं नॉन वेज पूरा का पूरा यदि अपने घर से हटा दूं तो नॉन वेज वाला अपना प्रिपरेशन नहीं कर पाएगा। उसी तरीके से समझिए कि हमारी कोई भी सेल वॉल नहीं बनाती, ह्यूमन की कोई भी सेल, एनिमल सेल वॉल नहीं बनाती। जबकि बैक्टीरिया की सेल अपने आप को जैसे ही होस्ट सेल के अंदर लाती है तो सबसे पहले क्या बनाती है, अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाती है। उस प्रोटेक्टिव कवरिंग का नाम क्या है, सेल वॉल। अब सेल वॉल जिन चीजों से भी बनती है, यदि मैं उन चीजों को हटा दूं सेल के अंदर से, ह्यूमन बॉडी के अंदर से, या उनको डिस्ट्रॉय कर दूं, तोड़ दूं, तो ये बैक्टीरिया जो है अपनी सेल वॉल नहीं बना पाएगा। और यदि ये सेल वॉल नहीं बना पाएगा तो बड़े आसानी से हमारे एंटीबॉडी इस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं, और यही होता है। दरअसल ह्यूमन क्या करता है, पेनिसिलिन लेता है। ये एक क्या है, एंटीबॉडी। क्या है पेनिसिलिन, एक एंटीबॉडी। और ये पेनिसिलिन एंटीबॉडी का काम क्या होता है कि ये बैक्टीरिया की इस सेल वॉल को बनने नहीं देता। इज इट क्लियर? अब यदि हमारी सेल भी सेल वॉल बना रही होती तो ये पेनिसिलिन जो है तो हमारे भी बॉडी की सेल वॉल बनाने को रोकता, लेकिन चूंकि हमारी सेल तो सेल वॉल बनाते ही नहीं है, इसलिए हमको कोई टेंशन नहीं। यानी जितनी भी सेल वॉल फॉर्मेशन की प्रोसेस है होस्ट सेल में, उन सब को रोक देने का काम पेनिसिलिन करता है। और इस तरीके से बैक्टीरिया अपने चारों तरफ सेल वॉल नहीं बनाता और बड़े आसानी से उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसी तरीके से प्रोसेस चलती है बैक्टीरिया इन्फेक्शन होने की। और चूंकि ये हमारे बॉडी की कोई भी फिजियोलॉजी यूज नहीं करता, इसलिए बड़ा आसान होता है बैक्टीरिया को इरेडिएट करना, पकड़ना, खत्म करना या उस डिसीज से अपने आप को बचाना।
इसीलिए हमने शुरुआत में हर एक बीमारी को उनके इन्फेक्टिशियस एजेंट के हिसाब से क्या कर लिया, क्लासिफाई कर लिया। तो अब जितनी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं उनसे सबसे बचने का सबसे अच्छा तरीका ये है, क्योंकि ज्यादातर बैक्टीरियो की जो टेंडेंसी होती है वो क्या होती है, सेल वॉल बनाओ, अपने चारों तरफ एक सुरक्षा तंत्र बना लो, कवर बना लो, ताकि जो है तो कोई भी एंटीबॉडी आपको नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन यदि होस्ट सेल ने एंटीबॉडीज खाली पेनिसिलिन में लिया तो पेनिसिलिन क्या करेगा, सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होने देगा, और सेल वॉल नहीं बनेगा तब क्या होगा, बैक्टीरिया को आसानी से हमारे एंटीबॉडीज, हमारे सोल्जर्स क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। सो होप आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन समझ में आ गया। अब दूसरी बात करते हैं इसकी, वायरल इन्फेक्शन की। देखिए जहां तक वायरल इन्फेक्शन की बात है तो जैसे बैक्टीरिया नॉट यूटिलाइजेस बोथ सेल पाथवे, वायरस ऐसा नहीं है। Viruses utilize pathway of host। ये क्या करते हैं, जिस भी, क्योंकि आपने वायरस की डेफिनेशन क्या, वायरस आर कंसिडर्ड एज लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग। जैसे ही वो किसी बाहरी जगह पे रख दिया जाएगा निकाल के जहां पर कोई जीवन ना हो, तो नॉन लिविंग की तरह क्रिस्टल के फॉर्म में बिहेव करेगा। और यदि उसी वायरस को उठा के किसी लिविंग क्रिएचर में डाल दो तो किसकी तरह बिहेव करेगा, लिविंग की तरह बिहेव करेगा। तो जैसे ही वायरस किसी लिविंग स्ट्रक्चर में, होस्ट सेल्स में इंटर करता है, वो लिविंग की तरह बिहेव करता है। और चूंकि इसका अपना खुद का कोई मैकेनिज्म नहीं होता, इसलिए वो किसका मैकेनिज्म यूज करता है, उसी होस्ट सेल का मैकेनिज्म यूज करता है जिसमें ये वायरस मौजूद होता है। अब कितने लेवल पे उसका मैकेनिज्म यूज करेगा ये देखने की बात। आप ऐसा समझ लीजिए कि आपके घर कोई रहने आया है, और जैसे मान लीजिए ये बैक्टीरिया था, तो ये आपके घर रहने आया, लेकिन इसने अपना राशन, पानी, गैस सब चूल्हा लेकर आया है। केवल आपने इसको एक कमरा दे दिया तो ये अपने कमरे में काम करने लगा। लेकिन जिस दिन आप चाहें उस दिन इसको कमरे से खाली करा सकते, निकलो, कोई टेंशन नहीं, भागो यहाँ से, हम नहीं रखना चाहते। लेकिन वायरस के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वायरस क्या करता है, वायरस जब रहने आता है आपके घर में तो कुछ सामान तो अपना लेकर आता है, और कुछ क्या करता है, आपका यूज करता है। आपका यूज करता है, सपोज कीजिए इसमें ये राशन पानी लेकर आ गया आपके घर में, गैस आपकी यूज कर रहा है, लाइट आपकी यूज कर रहा है। तो यदि अब आप सोचो कि भाई इसको भगाना है अपने घर से वायरस को, तो आप ऐसा करो कि गैस ही ना भरवाओ इस बार, लाइट को जो है तो क्या नाम से इलेक्ट्रिसिटी चार्ज ना कराओ। क्या पॉसिबल है? पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि जब आप गैस नहीं रिचार्ज कराएंगे, लाइट आप नहीं रिचार्ज कराएंगे, लाइट नहीं जलेगी आपके घर में, तो आप भी उससे परेशान होंगे। यदि वायरस परेशान होगा तो कौन परेशान होगा? आप भी परेशान होंगे, क्योंकि आपको भी खाना खाना है, आपको भी भोजन बनाना है। जबकि यहां पर क्या हो रहा है कि बैक्टीरिया का जो मैकेनिज्म है वो पूरा अलग है। क्या हो गया, जो अपना प्रोटेक्टिव लेयर भी बनाता है सेल वॉल, उसको यदि हम डिस्ट्रॉय भी कर दें पूरी तरीके से तो हमारी बॉडी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यानी उसके किचन को पूरा डिस्ट्रॉय कर दें बैक्टीरिया को, तो हमारे किचन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन ये वायरस क्या करता है, हमारे ही बॉडी के किचन को, होस्ट सेल के ही सिस्टम को क्या करता है, यूज करता है फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आ रही मेरी बात में? अब हमने कहा वायरस यूटिलाइज पाथवे ऑफ द होस्ट सेल। अब ये जो होस्ट सेल है, मान लीजिए कि ये अपना भोजन इस तरीके से बना, मीन्स ए उसका रॉ मटेरियल है, उसको पहले बी में कन्वर्ट करता है, फिर सी में, फिर डी में, और फिर उसके बाद ई में, और लास्ट में उसका क्या बन जाता है, फूड। ये किसकी कंडीशन है? होस्ट सेल। ये होस्ट सेल का तरीका है। अब ये वायरस भेजा है और यहां पर जुड़ गया, बी से उन्होंने एंट्री ले ली। अब बी से एंट्री ले ली, बी से एंट्री लेने के बाद फिर ये पूरा यहीं का यूज किया, यहां फूड उठ किया, खाया और बाहर निकल गया। ऐसी कंडीशन में यदि आप इस वायरस को इस होस्ट सेल की फिजियोलॉजी से में को यूज करने से रोकना चाहते हैं, तो आपको यहाँ एंट्री के पॉइंट पे ही इसको क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि वायरसेस जिस भी ऑर्गेनिज्म में रहते हैं, जो उनका होस्ट सेल होता है, उसी के मैकेनिज्म को यूज करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और इस कंडीशन में viruses cannot be eliminated
वायरस को आसानी से इरेडिएट नहीं कर सकते, हटा नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, किल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यदि आप यहां उस पाथवे को रोकेंगे तो अल्टीमेटली किसका पाथवे रुकेगा? खुद होस्ट सेल का। यहां पाथवे को रोकेंगे तो किसका पाथवे रुकेगा? होस्ट सेल का, क्योंकि ये हमारे ही मैकेनिज्म को क्या करने लगता है? यूज करने लगता है। हालांकि हमने अब कुछ ऐसी मेडिसिन बना ली जिनसे हम वायरस को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय तो नहीं करते, लेकिन उसके एक्शंस को, उनके एक्टिविटीज को हमने बहुत हद तक क्या कर लिया है? कंट्रोल कर लिया है। और इसी कंट्रोल के कारण ही ऐसा पॉसिबल हो पाया है कि हम आसानी से अपने फिजियोलॉजी को मैनेज कर पाते हैं, चाहे वो HIV वायरस के साथ की कंडीशन हो। HIV पॉजिटिव हो जाते हैं लोग, लेकिन फिर भी सर्वाइव कर पाते हैं, ताकि उनका जो HIV का इन्फेक्शन है वो बहुत ज्यादा ना बढ़े। पहली चीज तो ये अक्सर क्वेश्चन आता है कि वाई बैक्टीरियल इन्फेक्शन कैन बी क्योर्ड इजिली एंड वायरल इन्फेक्शन कैन नॉट बी। आ रही बात समझ। दूसरा क्वेश्चन आता है, व्हेन देयर इज अ वायरल इन्फेक्शन टू एनी ऑर्गेनिज्म और ह्यूमन बीइंग, why antibodies are given whereas antibodies doesn't show any action against virus। तो वायरल डिसीज में या इन्फेक्शन में एंटीबॉडीज इसलिए दी जाती है ताकि वायरल इन्फेक्शन तो है ही आपको, यदि इस बीच कहीं धोखे से आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो बड़ी परेशानी हो जाएगी, दो एक साथ आपको ट्रीट करना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए पहले से एंटीबॉडी दी जाती है ताकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको ना हो और केवल वायरल इन्फेक्शन की फिर आसानी से उसको ट्रीटमेंट दिया जा सके। तो इसके बचने के लिए आपको एंटीबॉडीज दी जाती है। एंटीबॉडीज का कोई इम्पैक्ट वायरस के ऊपर नहीं होता। आपको प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट समझ में आया होगा कि कैसे हमने काम किया। नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे हम उसमें पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन, कैसे हम अपने आप को बचा सकें, उसके ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। इन नेक्स्ट क्लास।